हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन सीडीपी प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ये थर्ड पार्ट रहेगा वीडियो का। हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हुए जो है कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question 1. Who was the propounder of structuralism? A option William James, B William West, C option Wilhelm Wundt, D option Wilhelm Hunt. तो स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोपाउंडर कौन थे? स्ट्रक्चरलिज्म जो है कॉन्शियसनेस की थ्योरी है जिसमें कि एनालाइज किया जाता है मेंटल एक्सपीरियंसेस को, जैसे कि मेंटल थॉट्स हो गए, सेंसेशंस हो गए, तो मेंटल एक्सपीरियंसेस को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद जो है एग्जामिन किया जाता है कि किस तरह से ये बेसिक जो एलिमेंट्स है मेंटल एक्सपीरियंसेस के, ये कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस को बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो मेथड यूज किया जाता है वो है कंट्रोल्ड मेथड को यूज किया जाता है एग्जामिन करने के लिए मेंटल एक्सपीरियंसेस को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड से जो है स्ट्रक्चरलिज्म में जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। तो इसके जो प्रोपाउंडर हैं वो है विल्हेम वॉन्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स को बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स को बोला जाता है। और ये जो प्रोपाउंडर हैं वो कौन से स्कूल ऑफ एजुकेशन के प्रोपाउंडर हैं? ये है फंक्शनलिज्म के प्रोपाउंडर हैं विलियम जेम्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विल्हेम वॉन्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are not the characteristics of learning disabled children? तो आपको लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के करेक्टरिस्टिक बताने हैं जो कि उनमें नहीं देखे जाते, नॉट यहाँ पर पूछा गया है। तो जो करेक्टरिस्टिक लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के नहीं होते हैं, तो ए ऑप्शन परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस, बी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, सी डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, डी ऑप्शन इम्पल्सिविटी। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो सबसे पहले तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो हर एक बच्चे में वेरी करता है। तो हर एक बच्चे में वेरी करता है। तो जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो है एकेडमिक स्किल्स जो होती है वो लेस देखने को मिलती है और स्पेसिफिक एकेडमिक प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ती है, चाहे वो राइटिंग में हो, रीडिंग में हो, कैलकुलेशंस में हो। तो स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल की प्रॉब्लम उनमें देखने को मिलती है। लेस अटेंशन स्पैन होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। तो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहले हम उनको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी मिलती है, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन भी लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन में होता है, इम्पल्सिविटी भी होती है। तो जो करेक्टरिस्टिक उनमें नहीं देखने को मिलता वो है परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question 3. Out of the following, which is not the principle of development?
तो डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, नॉट हमको बताना है। ए प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में क्या बोलता है कि जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा पेट में होता है और कब तक चलता है, टिल डेथ तक जो है बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो चलता है। तो ये जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। तो ए तो करेक्ट है। बी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है डिफरेंट एस्पेक्ट में, चाहे वो कैपेबिलिटी हो, पर्सनैलिटी हो, चाहे वो उसका लर्निंग स्टाइल हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से यूनिक होता है। तो ये भी जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। देन सी ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो जो डेवलपमेंट है वो सभी इंडिविजुअल्स में जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न जो है वो फॉलो करता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस या फिर पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए कि सबसे पहले जो है इन्फेंसी की स्टेज आती है, फिर देन उसके बाद जो है चाइल्डहुड की स्टेज आती है, देन उसके बाद जो है एडोलोसेंस की स्टेज आती है, देन उसके बाद जो है एडल्टहुड की स्टेज जो है आती है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले चाइल्डहुड की स्टेज आएगी फिर इन्फेंसी की स्टेज आएगी। तो यहाँ पर एक जो है यूनिफॉर्म सीक्वेंस जो है फॉलो हो रहा है। तो जो डेवलपमेंट है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पैटर्न में। तो ये भी जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। डी ऑप्शन जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज। तो जो जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड करता है जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, नॉट स्पेसिफिक टू जर्नल रिस्पॉन्सेज। तो जर्नल यानी कि बच्चा सबसे पहले अपने हाथों की मूवमेंट करेगा, पूरे हैंड की रैंडम मूवमेंट करेगा, देन उसके बाद वो अपने फिंगर्स को यूज करना जो है शुरू करेगा। तो सबसे पहले जो है वो जर्नल मोमेंट से स्टार्ट करेगा, देन वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को जो है प्रोसीड करेगा। तो जो डी ऑप्शन है ये डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू रॉस विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज द सूडो मेच्योरिटी स्टेज। तो रॉस के अकॉर्डिंग किस स्टेज को डेवलपमेंट की सूडो मेच्योरिटी स्टेज बोला है? ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस, डी एडल्टहुड। सूडो मेच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि जिस स्टेज में बच्चा जो है एक्ट करता है बड़े लोगों की तरह, यानी कि मेच्योर लोगों की तरह, बट एक्चुअली में वो मेच्योर नहीं हुआ होता, उसको बोला जाता है सूडो मेच्योरिटी स्टेज। तो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड रहता है वो है से लेकर 2 साल तक जो है इन्फेंसी का टाइम पीरियड रहता है। और इस स्टेज में जो है रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है और बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्किल के थ्रू जो है एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस करता है। देन बी जो ऑप्शन है चाइल्डहुड, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से लेकर 12 साल तक रहता है। और इस स्टेज में बच्चे में लैंग्वेज जो है वो डिवॉल्व हो गई होती है और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है तो उसका इंटरेक्शन जो है पीयर्स के साथ जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद और जो चाइल्डहुड स्टेज है, इस स्टेज में जो है प्यूबर्टी जस्ट बिगिन ही
हुई होती है, जिस वजह से जो है रॉस ने चाइल्डहुड स्टेज को बोला है सूडो मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे कि बच्चा जो है एक्ट करता है बड़े लोगों की तरह, बट एक्चुअली में वो मैच्योर नहीं हुआ होता। तो चाइल्डहुड में भी रॉस ने लेटर चाइल्डहुड पीरियड को बोला है सूडो मैच्योरिटी स्टेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देन सी एडोलोसेंस। तो एडोलोसेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 13 साल से ये शुरू हो जाती है और 18 साल तक रहती है, और इस स्टेज में जो है फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस जो हैं एडोलेसेंस स्टेज में होते हैं। लॉजिकल थिंकिंग जो है डिवॉल्व हो गई होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे में डिवॉल्व हो गई होती है। देन जो एडल्टहुड स्टेज है वो अबव 18 ईयर्स होती है। इस स्टेज में जो इंडिविजुअल है वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी चाइल्डहुड। Next question 5 out of the following which is the wrong characteristic of delinquent। तो delinquent स्टूडेंट के रॉन्ग करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा है वो बताना है। ए ऑप्शन डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जो डेलिकेंट स्टूडेंट होते हैं वो कई बार स्कूल की प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं। बुलिंग एंड मॉकरी, तो ये भी उनकी करेक्टरिस्टिक है। टॉर्चरिंग, ये भी करेक्टरिस्टिक है। डी ऑप्शन एस्थेटिक इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डी ऑप्शन जो है डेलिकेंट स्टूडेंट्स की करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड मॉरल डिवेलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो किन साइकोलॉजिस्ट ने जो है मॉरल डिवेलपमेंट को स्टडी किया था, बच्चों में मॉरल डिवेलपमेंट किस तरह से डिवेल्प होता है, तो उसको जो है किन साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था वो बताना है। ए कोहलबर्ग, बी पियाजे, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन The teacher told Seema that she is not allowed to participate in the game period as she has not completed her homework. It is an example of A option negative reinforcement, B positive reinforcement, C punishment, D tangible reward। तो टीचर ने सीमा को ये बोला कि वो गेम पीरियड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि उसने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो रिन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है। रिन्फोर्समेंट सिंपली वो इफेक्ट होता है जो कि प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है रिस्पॉन्स के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। और रिन्फोर्समेंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट एंड नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट में जो है ऐड किया जाता है प्लीजेंट स्टिमुलस को या फिर सिचुएशन को ताकि प्रोबेबिलिटी जो है रिस्पांस के अकरेंस की बढ़ाई जा सके। और नेगेटिव रिन्फोर्समेंट में जो है ऐड किया जाता है अनप्लीजेंट स्टिमुलस को या फिर सिचुएशन को ताकि रिस्पांस की प्रोबेबिलिटी के अकरेंस को जो है बढ़ाया जा सके। दोनों में ही ऐड किया जाता है, एक में प्लीजेंट किया जाता है और एक में अनप्लीजेंट स्टिमुलस को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर जो है होमवर्क कंप्लीट ना करने पर गेम के पीरियड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, तो ये जो है अनप्लीजेंट सिचुएशन हुई सीमा के लिए। तो ये एग्जाम्पल हुआ नेगेटिव रिन्फोर्समेंट का। तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। और जो टेंगेबल रिवॉर्ड होता है वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द नेम ऑफ चाइल्डहुड। तो इनमें से चाइल्डहुड का दूसरा नाम क्या नहीं है ये बताना है, नॉट बताना है। ए एलिमेंट्री स्कूल एज बोला जाता है चाइल्डहुड को। बी प्रॉब्लम एज। तो प्रॉब्लम एज जो है चाइल्डहुड का नेम नहीं है।
देन सी गैंग एज भी बोला जाता है, प्री गैंग एज भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो प्रॉब्लम एज है वो बोला जाता है एडोलोसेंस को, क्योंकि इस स्टेज में जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है डिवॉल्व हो जाती है, जिसमें कि बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, उस वजह से इसको प्रॉब्लम एज बोला जाता है। Question 9. Which of the following is not related to the classical conditioning experiment? A. Option extinction, B. Spontaneous recovery, C. Shaping, D. Option stimulus discrimination। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी वो दी थी पेवलॉव ने दी थी। तो ए ऑप्शन जो एक्सटिंक्शन है, एक्सटिंक्शन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। एक्सटिंक्शन में क्या किया जाता है कि जब कंडीशनड स्टिमुलस को जो है कंडीशनड स्टिमुलस को बार बार प्रेजेंट किया जाता है, बट उसको जो है एसोसिएट नहीं किया जाता अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, उसको एसोसिएट नहीं किया जाता, नॉट एसोसिएटेड, एसोसिएट नहीं किया जाता है, तब जो एबिलिटी होती है कंडीशनड रिस्पॉन्स की, जो कंडीशन रिस्पॉन्स आना होता है, तो वो जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक टाइम आता है कि वो कंप्लीटली फेड हो जाती है, तो उसको बोला जाता है एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि ये अनप्लान्ड रिकवरी होती है, और जब जो है एक्सटिंग्विश्ड स्टिमुलस को, जो कि स्टिमुलस एक्सटिंग्विश्ड कर दिया गया है, उसको दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है थोड़ी देर बाद, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है रिस्पॉन्स की रीअपियर होने की, तो उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट जो है शेपिंग। शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है B.F. स्किनर ने, और शेपिंग जो है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे कि हर एक छोटे छोटे स्टेप्स के लिए जो है इंडिविजुअल को रिवॉर्ड दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है शेपिंग। और जो लास्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है कंडीशनड, एक बार जब ऑर्गेनिज्म जो है कंडीशनड स्टिमुलस कंडीशनड स्टिमुलस के कंडीशन हो जाता है, तो जब उसको दूसरा स्टिमुलस कोई और अदर स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट किया जाएगा जो कि सिमिलर होगा कंडीशनड स्टिमुलस के, तो वो जो है जब उसको ये चीज़ पता होगी कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है और जो अदर स्टिमुलस है जो कि कंडीशनड स्टिमुलस की तरह ही है बट वो कंडीशनड स्टिमुलस नहीं है, वो डिफरेंशिएट कर पाता है उन दोनों स्टिमुलस के बीच में, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है उस अदर स्टिमुलस को जो कि सिमिलर होता है कंडीशनड स्टिमुलस के, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, की जहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कंडीशनड स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच में, तो उसको बोला जाता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये फिनोमिना भी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट का फिनोमिना है से रिलेटेड है। और जो एक्सपेरिमेंट किया था पेवलॉव ने वो कौन से एनिमल पर किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो है ऑप्शन सी। शेपिंग जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट का से रिलेटेड नहीं है। Last question 10. Presentation of an unpleasant stimulus to decrease the occurrence of a response is known as positive reinforcement, B negative reinforcement, C punishment, D motivator। तो
अनप्लीजेंट स्टिमुलस को जब प्रेजेंट किया जाता है रिस्पॉन्स की अकरेंस को डिक्रीज करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को हमने डिस्कस कर लिया, तो ये दोनों जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन सी है पनिशमेंट और डी है मोटिवेटर। डी जो मोटिवेटर है वो मोटिवेट करने का काम करता है, यानी कि वो इंक्रीज करेगा रिस्पॉन्स को, तो डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट में जो है अनप्लीजेंट स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है जो कि डिक्रीज करता है रिस्पॉन्स की अकरेंस को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। टेक केयर एंड बाय बाय।